students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. So now, अच्छा पहली बात तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, so please make sure to subscribe the channel. This is going to be the last part of this chapter. तो फटाफट से चैप्टर को खत्म करते हैं. So now पेज नंबर 149 पे फिगर इट आउट है, जिसमें पहला क्वेश्चन है गिव द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल whose area is the sum of the area of these two rectangles having measurements this and this. अब कितना कंफ्यूज कर दिया इन्होंने. क्या बात करी? दो रेक्टेंगल्स की बात करी है. दो रेक्टेंगल्स हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से. क्या डायमेंशंस दे रखे हैं उनकी? 5 × 10, 5 × 10. ठीक है, शेप पे मत जाना कि 10 बड़ा होना चाहिए, बस समझ लो अभी. एंड 2 × 7, सो 2 × 7. ठीक है, ये दो एरिया. अब हमें क्या बोला है? गिव द डायमेंशंस. हमें डायमेंशन निकालनी है ऑफ अ रेक्टेंगल. एक रेक्टेंगल है, मान लो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल, इसकी हमें लेंथ और विड्थ निकालनी है. ठीक है, इसके बारे में क्या बता रखा है कि हुज एरिया इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू रेक्टेंगल. इसका जो एरिया है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो कितना है? इसका एरिया प्लस इसका एरिया. सो दोनों का आप एरिया निकाल के जब प्लस करोगे, जो आपके पास आएगा वो इस रेक्टेंगल का एरिया है. पहले यहाँ तक करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. चलो भाई, चलो ये तो बहुत सिंपल है. इसका एरिया निकालना, इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं. सो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 10 × 5 कितना हो गया? 50. ऐसे ही एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल, फिर से लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब क्या हो गया हमारे पास? 7 × 2, सो ये हो गया 14. अब उसने बोला था कि इसका एरिया इन दोनों के सम के इक्वल है, सो सम कर दो. 50 + 14 करेंगे, क्या आएगा हमारे पास? 64. मतलब इसका जो एरिया है वो 64 है. अब लेंथ और ब्रेथ क्या क्या हो सकती है? हमें पता है यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ होना चाहिए 64. तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है. एक हो सकता है दोनों 8 हो, वैसे तो वो स्क्वायर हो जाएगा, बट पॉसिबिलिटी तो है 8 × 8 = 64. तो लेंथ भी 8 हो और ब्रेथ भी 8 हो. ठीक है, इसको चलो हम नल एंड वॉइड कर देंगे कि फिर तो ये स्क्वायर हो जाएगा. इसके अलावा 64 और कहाँ आता है हमारे पास? अगर हम कहें 2 × 32 हो, सो 2 × 32 भी 64 होता है. मतलब लेंथ मान लो 2 है और ब्रेथ 32 है. ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. इसके अलावा 64 हमारा किसके टेबल में आता है? 3 से तो होगा नहीं, 4 से हो सकता है. 4 के टेबल में देखें, सो कब आएगा ये? अगर हम 4 से करें, 4 × 1 = 4, ये आ जाएगा 24. 16 के टेबल में भी आता है ये. 4 × 16 64 होता है. मतलब एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, लेंथ 4 हो और विड्थ हमारी कितनी हो? 16 हो. सो ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं. इन पॉसिबिलिटीज़ के साथ लेंथ और ब्रेथ हो सकती है. ठीक है, क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखो. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दैट इज 50 मीटर लॉन्ग इज 1000 स्क्वायर मीटर. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है जो कि 50 मीटर लॉन्ग है और इसका एरिया कितना दे रखा है? 1000 है. हमें इसकी विड्थ फाइंड करनी है. सिंपल देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ कितनी है? 50. विड्थ हमें फाइंड करनी है. एरिया दे रखा है 1000. अभी हमने किया था, अगर हमें देखना है 50 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1000 आए, तो हम डिवाइड कर सकते हैं. मतलब 1000 को डिवाइड करो 50 से, 0 से 0 कैंसिल हो गया. 5 से इसको करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 और 0. सो ये कितना आ जाएगी? इसकी ब्रेथ आ जाएगी 20 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. द फ्लोर ऑफ अ रूम इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड. A square carpet whose sides are 3 meter in length is laid on the floor. Find the area that is not carpeted. ऐसा क्वेश्चन हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी किया था. तो देखो यहाँ पे क्या बोला है? फ्लोर है 5 × 4 का. ठीक है, सो ये हमने मान लिया 5 है, ये हमने मान लिया 4 है. अब इसके अंदर एक स्क्वायर कारपेट बिछाया गया है इस तरीके से. ठीक है, ये 3 स्क्वायर है तो सारी सेम ही होंगी. ठीक है, हमें क्या निकालना है? ये जो एरिया बचा है जिसके ऊपर कारपेट नहीं है. कैसे निकालेंगे? पहले पूरे फ्लोर का एरिया निकाल लो. सो एरिया निकालते हैं फ्लोर का. समझो ध्यान से, फ्लोर रेक्टेंगुलर है, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, मतलब 5 × 4 कर दो, 5 × 4 = 20. अब ये जो मैंने 20 निकाला है ये इस पूरे का आ गया. ये पूरा
फ्लोर आ गया, ठीक है। अब मैं कारपेट का एरिया निकाल लेती हूँ। सो एरिया कारपेट का अगर मैं निकालूं सो क्या होगा बच्चे, कारपेट का एरिया हो जाएगा साइड इंटू साइड, क्योंकि वो तो क्या है स्क्वायर शेप में है, तो साइड इंटू साइड क्या होगा 3 इंटू 3 विच इज 9। सो अब हमें पता चल गया कि ये जो पार्ट है ये 9 है। सो पूरा 20 है, ये वाला पार्ट 9 है। सो 20 में से अगर मैं 9 माइनस कर दूँ तो बचे हुए पार्ट का आ जाएगा। देयरफॉर रिमेनिंग पार्ट का कैसे निकला 20 माइनस 9 करके, जो कि होगा 11। ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। Now question number 4 says 4 flower beds having side 2 meter long and 1 meter wide are dug at the 4 corners of a garden that is 15 meter long and 12 meter wide. So garden का क्या बताया है, इस तरीके से garden है and this is 15 meter long and 12 meter wide. अब इसमें क्या किया है, corners में इस तरीके से चारों तरफ फ्लावर बेड जो है वो डिग करे फ्लावर्स लगाने के लिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हाउ मच एरिया इज नाउ अवेलेबल फॉर लेइंग डाउन अ लॉन। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट चला गया, ये पार्ट चला गया, ये पार्ट चला गया, ये पार्ट चला गया, कितना पार्ट बचा अंदर का सारा। तो पूरे का मैं एरिया निकाल के ये 4 माइनस कर दूं तो मेरे पास बचे हुए का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले एरिया निकालना भी पड़ेगा, तो सबसे पहले हम निकालते हैं सबसे बड़े गार्डन का एरिया। सो कौन सी शेप है भैया, शेप है रेक्टेंगल की। सो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, 15 इंटू 12 कर लो मल्टीप्लाई, ये हो गया 15 इंटू 12, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 3 एंड 1 से करेंगे तो ये आ गया 15, ये आ गया 0 5 6 7 8 एंड 180। सो ये हो गया हमारा 180, ठीक है। अब हम निकालते हैं फ्लावर बेड का। सो एरिया किसका निकाल रहे हैं हम, फ्लावर बेड का। फ्लावर बेड की डायमेंशन देखो क्या दे रखी है, 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड। सो ये 2 मीटर और ये 1, सो अगेन 2 इंटू 1 करेंगे, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 है, लेकिन क्या सिर्फ एक फ्लावर बेड है, नहीं कितने हैं 4 हैं। सो 4 फ्लावर बेड है, सो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8 हो गया, ठीक है। सो दैट मीन्स पूरा एरिया था 180, इसमें से फ्लावर बेड का कितना गया 8 गया, तो कितना बचा, ये आ जाएगा 172 स्क्वायर यूनिट, या जितना दे रखा है मीटर्स में ही दे रखा होगा तो स्क्वायर मीटर, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 से शेप ए हैज एन एरिया ऑफ 18 स्क्वायर यूनिट एंड शेप बी हैज एन एरिया ऑफ 20 स्क्वायर यूनिट। सो एक शेप ए है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 18 स्क्वायर यूनिट। एक शेप बी है, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 20 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। नाउ शेप ए हैज अ लॉन्गर पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर है वो ज़्यादा है और इसका पेरीमीटर कम है ए शेप से, ठीक है। नाउ ड्रॉ 2 सच शेप सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। आप बताओ क्या क्या शेप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो अगर हम शेप ए की बात करें सो यहाँ पे एरिया कितना है 18 एरिया के कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं, देखो जरा, अगर 18 आए या तो हो सकता है 1 इंटू 18 का बनाए हो, इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाए हो, ये 18 ये 1 इस तरीके से ले लिया हो। सो ये एक तरीका हो सकता है, 18 1 जा एरिया 18 आएगा। इसके अलावा 2 इंटू 9 भी 18 होता है। सो ऐसे भी बन सकता है कि 2 लिया हो, एक चीज़ 9 लियो, 9 2 जा 18 एरिया हो सकता है। इसके अलावा 3 इंटू 6 हो सकता है कि ये 3 लिया और यहाँ से ये 6 लिया, 6 3 जा 18, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास है कि एरिया हमारे पास 18 आए। यही चीज़ अगर हम यहाँ ट्राई करें कि एरिया 20 आए तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। पहला तो है 1 और 20 ले लो, मतलब आपने इस तरीके से बनाया, ये 1 और ये 20 इंटू 1 एरिया 20 हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 2 इंटू 10 का बना लिया, ये 2 कर लिया, ये 10 कर लिया, 10 2 जा अगेन 20 आ गया। इसके अलावा 4 इंटू 5 का बन सकता है, ये 4 लिया, ये 5 लिया, 5 4 जा 20। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है ट्रायंगल्स बनने की, सॉरी रेक्टेंगल्स बनने की। अब सबके पेरीमीटर्स में क्या क्या डिफरेंस आएगा, अगर हमने लिया 1 इंटू 18 का तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर हो जाएगा 2l प्लस बी, 18 प्लस 1 ये हो जाएगा 19 2 जा 38, ठीक है। अगर हमने ये वाला लिया तो पेरीमीटर क्या होगा 2 एंड ये हो जाएगा 9 प्लस 8, सॉरी 9 प्लस 2 है ना, सो ये हो गया 9 प्लस 2, ये आ जाएगा
9 10 11 11 to 22 और तीसरे का पेरीमीटर क्या हो सकता है 2 एंड 6 प्लस 3 6 प्लस 3 इज 9 9 2 ज़ा 18 सो यहाँ पे आएगा पेरीमीटर 18 ये 3 पॉसिबिलिटीज है इसमें सबसे बड़ा ये वाला है ये ले सकते हैं बाकी हम उसका निकाल के देखते हैं अगर 1 और 20 है तो पेरीमीटर क्या आएगा 2L प्लस बी सो मतलब 2 20 प्लस 1 21 हो जाएगा 2 इंटू 21 करोगे ये तो 42 आ जाएगा मतलब अगर मैं इनमें से कोई भी लूँ और ये लूँ तो यहाँ तो पेरीमीटर ज़्यादा हो जाएगा जबकि हमें पता है इसका पेरीमीटर कम होना चाहिए तो ये वाली तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं इधर चेक करो दूसरा सो ये हो जाएगा 2 एंड 10 प्लस 2 कर दो 20 सो ये आ गया 40 फिर से ये ज़्यादा है ये भी नहीं ले सकते लास्ट हमारे पास ऑप्शन क्या बचा 4 और 5 सो पेरीमीटर लिया हमने निकाल के देखते हैं 4 प्लस 5 सो ये आ गया 9 2 ज़ा 18 ये हो सकता है तो एक यहाँ का शेप बी क्या ले लेंगे हम ये वाली कि ये 4 और 5 डायमेंशन था अब शेप ए में से ये हमें पता चल गया 18 है चाहे आप ये वाली डायमेंशन ले लो या आप ये वाली डायमेंशन ले लो दोनों ही बड़ी हैं तो शेप ए या तो हमारी हो सकती है इस तरीके से 18 और 1 वाली या हमारी हो सकती है इस तरीके से 9 और 2 वाली ठीक है क्लियर है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन अ पेज इन योर बुक ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर बॉर्डर दैट इज 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम एंड 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड राइट साइड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द बॉर्डर सो देखो सबसे पहले क्या काम बोला है हमें ये मान लो हमारी बुक का पेज है ठीक है अब आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपनी ये जो बुक का पेज है इसको मेजर भी करना पड़ेगा सो बहुत सिंपल है ऐसे अपनी बुक लेना यहाँ से मेजर कर लेना इसकी लेंथ क्या है और विड्थ क्या है ठीक है फॉर एग्जांपल आपने मेजर किया ये आ गया जी 15 और ये मेजर किया ये आ गया 20 ठीक है अब बॉर्डर कैसे बनाने को बोला है बॉर्डर बोला है टॉप और बॉटम से आपको कितना गैप रखना है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर यहाँ से गैप रखा 1 सेंटीमीटर यहाँ से गैप रखा ये बना दिया हमने और यहाँ से ये बना दिया अब लेफ्ट और राइट में कितना गैप रखना है 1.5 और 1.5 का गैप रखा ये बना दिया और यहाँ से गैप रख के ये बना दिया ठीक है अब ये जो बॉर्डर आया है इसका हमें क्या फाइंड करना है पेरीमीटर फाइंड करना है तो हमें इसकी लेंथ और विड्थ चाहिए होगी कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना देखो बच्चे अगर मैं बात करूँ ये पूरा कितना है बेटा 15 है ये हमने देख लिया इसमें से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कितना है लेफ्ट राइट से कितना गैप रखा था 1.5 इधर से और 1.5 इधर से अब पूरा 15 है 1.5 यहाँ से माइनस करो 1.5 यहाँ से माइनस करो 1.5 3 होता है मतलब 15 में से 3 माइनस करेंगे ये आ जाएगा 12 सो यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट है ये हो गया 12 यही चीज इधर अप्लाई करो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारा कितना है 20 है जिसमें से ये 1 है ये 1 है सो 20 में से 2 माइनस कर देंगे सो ये आ गया 18 मतलब इतना पार्ट हो गया 18 हमारे पास अब बॉर्डर की लेंथ और ब्रेथ है हमारे पास सो पेरीमीटर निकाल लेंगे 2L प्लस बी सो ये हो जाएगा 2 और लेंथ ब्रेथ कितनी आई है 18 कितनी थी ये 18 और 12 सो ये आ गया 18 प्लस 12 सो ये आ गया 2 एंड 8 9 10 एंड ये आ गया हमारे पास 30 मल्टीप्लाई किया 60 आ जाएगा आंसर ठीक है क्लियर है चलो फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ साइज 12 यूनिट एंड 8 यूनिट सो एक रेक्टेंगल बनाना है ये हो गया मान लो हमारा 12 यूनिट और ये हो गया हमारा 8 यूनिट ठीक है इसको ऐसे ले लिया ये रेक्टेंगल बना लिया हमने 12 इंटू 8 का ठीक है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है इसको कम कर देते हैं ये मेजरमेंट्स लिख दें मेजरमेंट्स क्या है हमारी दिस इज 12 एंड दिस इज 8 अब हमें क्या बोला है 8 जरा बाहर लिखते हैं हमें बोला है ड्रॉ अनदर रेक्टेंगल इनसाइड इट अब हमें इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाना है सो इसके अंदर आपको रेक्टेंगल बनाना है और वो रेक्टेंगल इस तरीके से बनाना है विदाउट टचिंग द आउटर रेक्टेंगल कि वो बाहर वाले रेक्टेंगल को टच ना करे एंड इट ऑक्यूपाइज एग्जैक्टली हाफ द एरिया जितना एरिया उस बड़े वाले का है इसका छोटे वाले रेक्टेंगल का आधा एरिया होना चाहिए तो पहले तो हम यही चेक करते हैं कि बड़े वाले का एरिया कितना था सो एरिया ऑफ आर बिगर रेक्टेंगल कितना होगा भाई लेंथ इंटू ब्रेथ होगा मतलब 12 इंटू 8 करेंगे 12 इंटू 8 करेंगे 96 आ जाएगा सो बड़े वाले का एरिया कितना है 96 अब हमें जो छोटा बनाना है स्मॉलर वाले का एरिया कितना होना चाहिए इसके हाफ सो इसका हाफ कितना होगा
48, मतलब जो आप रेक्टेंगल बनाओगे उसका एरिया 48 होना चाहिए। और अगर रेक्टेंगल का एरिया 48 होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 48 कहाँ कहाँ होता है? एक ऑप्शन है 2 और 24, ऐसे बना लो। 1 और 48 का भी ऑप्शन है, 2 24 हो सकता है। 3 के टेबल में आता है 8 9 10 11 12, 3 के टेबल में भी आता है, सो मतलब 3 और ये हो जाएगा 1 16, ठीक है। या तो 3 इंटू 16 का बॉक्स मतलब रेक्टेंगल बना दो। फिर अगर हम देखें 4 के टेबल में कब आएगा? 12 पे, 4 इंटू 12 का बना दो। देन 5 6 6 पे जाएगा, 6 इंटू 8 का बना लो। और तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब ये सारी पॉसिबिलिटी है, देखो अगर मैं 2 इंटू 24 का बनाना चाहूँ सो ये तो बाहर चला जाएगा, 24 ये गया, 2 चलो ऐसा भी होगा, नहीं बन पाएगा। हमें क्या करना है? इसके अंदर बनाना है। सो दैट मीन्स ये तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। 3 इंटू 16, अगर हम 16 यहाँ लेंगे तब भी बड़ा, 16 इधर लेंगे तब भी बड़ा, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। देन 4 इंटू 12, सो अगर 4 लेंगे ये और 12 के लिए ये पूरा आउटर को टच करेगा, उसने बोला आउटर टच नहीं होना चाहिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। लास्ट क्या बचा? 6 इंटू 8, देखो अब अगर आप 8 यहाँ लोगे और 6 इधर लोगे सो ये तो टच कर रहा है, सो हम क्या कर सकते हैं? 6 हम लेंगे यहाँ पे और 8 हम लेंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से अगर बनाएंगे ये 6 हो गया, 8 इससे छोटा और 12 से छोटा 8, सो इस तरीके से 8 इंटू 6 इस डायमेंशन का एक रेक्टेंगल इसके अंदर बन सकता है। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Now question 8 says a square piece of paper is folded in half. The square is then cut into 2 rectangles along the fold. Regardless of the size of the square, one of the following statement is always true. Which statement is true here? So statements लिखी है, ये रही। सो देखो पहले तो समझ के आते हैं वहां पे बोला क्या है, फिर एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ेंगे। सो हमें यहाँ पे बोला है कि आपने क्या करना है? एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लेना है। ये ले लिया हमने, इसमें प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला कुछ नहीं था, बहुत लॉजिकल है, ठीक है। ये हमने स्क्वायर ले लिया और ऐसे इमेजिनरी मान लिया कि ये 4 है, चलो 4 4 4 4, ठीक है, साथ साथ समझते हुए चलना। अब क्या बोला? फोल्ड इट इनटू हाफ। अब इस स्क्वायर पेपर को मैंने यहाँ हाफ फोल्ड कर दिया, ठीक है। इसको फोल्ड करने के बाद क्या बोला? कट इनटू 2 रेक्टेंगल। सो इस फोल्ड से इसको कट किया तो 2 रेक्टेंगल निकल के आ जाएंगे, एक ये रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल, ठीक है। जब आप स्क्वायर को कट किया ऐसा होगा, साथ साथ समझते चलना। इसकी अगर ये चीज देखे, यहां से अगर ये ऐसे कट हुआ है सो ये 4 है, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, लेकिन ये जो ऊपर वाला 4 था ये तो बीच में से कट गया, तो ये कितना होगा? ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये 2 होगा, ये भी 2 होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आगे समझते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द साइज ऑफ द स्क्वायर, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब चलते हैं स्टेटमेंट के ऊपर। अब क्या बोला है इन्होंने? द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल इज लार्जर देन द एरिया ऑफ स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि इस रेक्टेंगल का जो एरिया है, सिर्फ एक की बात हो रही है, वो इस स्क्वायर से बड़ा हो? भाई इतना बड़े स्क्वायर का एक छोटा सा पीस है वो रेक्टेंगल, तो एरिया बड़ा हो ही नहीं सकता। प्रैक्टिकली करके देखना है तो इसका एरिया देखो कितना है, स्क्वायर है, 4 इंटू 4 करो 16 है। इसका एरिया कितना है? 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। सो हम देख सकते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका रेक्टेंगल इसका पार्ट है तो बड़ा हो ही नहीं सकता। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत होगी। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज ग्रेटर देन द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर। अब वो कह रहे हैं कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा, इन दोनों के पेरीमीटर को आप प्लस कर दो, उससे ज्यादा होगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पेरीमीटर में हम एजेस निकालते हैं। यहाँ पे 4 हैं, जब ये कट हुआ तो एक इसका ये वाला पार्ट बढ़ गया और यहाँ से इसका ये वाला पार्ट बढ़ गया। करके देखे, पेरीमीटर निकाल के देखे, इसका पेरीमीटर क्या होगा? स्क्वायर है, 4 4 ज़ा 16 होगा, इसका पेरीमीटर तो यही रहेगा। नेक्स्ट देखें, अगर हम यहाँ पे बात करें सो इसका पेरीमीटर क्या होगा? ये तो एरिया था, पेरीमीटर अगर मैं निकालूं तो क्या होगा? 2l प्लस बी, या अभी सिंपल रखते हैं 4 4 8 9 10 11 12, ठीक है। इसका पेरीमीटर भी सेम 4 4 8 9 10 11 12, ठीक है। सो अगर इन दोनों को प्लस करोगे 24 आएगा पेरीमीटर, इसका कितना है? 16 है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर इज ऑलवेज
1/2 टाइम्स, 1/2 टाइम्स मतलब 1 और हाफ का बोले तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1.5। वैसे ये फ्रैक्शंस हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट एक और आधा कितना हुआ, एक पूरा और आधा 1.5 हुआ। स्कूल में होता है जैसे मान लो एक क्वेश्चन में, ठीक है 5 नंबर का पेपर था, ठीक है एक क्वेश्चन में मिला 1 नंबर, एक में मिला आधा नंबर, तो क्या बनता है 1.5 बनता है। क्या बोल सकते हैं यहाँ पे 1 मिला और यहाँ 0.5 मिला, तो ये कितना हो गया 1.5। अब वो कह रहे हैं द पेरीमीटर्स ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स एडेड टुगेदर इज ऑलवेज 1.5 द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। देखो जरा क्या बोला उन्होंने कि इसका जो पेरीमीटर है, यहाँ पे पेरीमीटर क्या है 16 और यहाँ पेरीमीटर दोनों का टुगेदर कितना है 24। क्या 16 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ सकता है? आओ चेक करें, 16 को मल्टीप्लाई किया 1.5 से, ये आ गया 6 5 30, 5 1 5, 6 7 8, 1 से करा ये आ गया 16, सो ये आ गया 0 8 9 10 11 12 13 14 और ये आ गया 24। सो देखा आपने यहाँ तो 24 आ गया, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो यार ये जो स्क्वायर था ये 3 थी इसकी साइड, ठीक है, तो ये जब दो रेक्टेंगल में कटा तो क्या होगा, यहाँ से तो ये तो 3 है, ये भी 3 रहा होगा, ये भी 3 रहा होगा, ये 3 का आधा हो गया 1.5 1.5, ठीक है। अब पेरीमीटर निकालो, क्या आएगा पेरीमीटर 4 3 12, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल की 4 साइड्स है, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू 3, इसका पेरीमीटर निकालोगे सो ये क्या होगा 1.5 1.5 3 हो गया 3 और यहाँ पे क्या है 3 4 5 6 7 8 9, इसका 9 आएगा, इसका भी 9 आएगा, दोनों को प्लस करेंगे 18। मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ कि सेटिस्फेक्शन हो जाए कि सब केसेस में। सो इनके हिसाब से 12 को अगर आप 1.5 से करोगे सो 18 आना चाहिए। चेक करो 5 2 10, 5 1 5 6, सो ये आ गया 12 से करा, ये आ गया ऐसे, देन 6 7 8 एंड 1 और डेसिमल लगेगा 18 आ गया। इसका मतलब लास्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल, सेकंड लास्ट स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि दोनों रेक्टेंगल्स के पेरीमीटर को अगर आप प्लस करोगे तो वो जो स्क्वायर का पेरीमीटर है उसका 1.5 टाइम्स है, ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं, द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज ऑलवेज 3 टाइम्स एज लार्ज एज द एरिया ऑफ बोथ द रेक्टेंगल्स टुगेदर। अब एक बात बताओ, ये दो रेक्टेंगल्स जो हैं वो इसी स्क्वायर में से तो निकल के आए हैं, सो इनका एरिया प्लस करो और इस पूरे का एरिया हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि इसी में से तो कागज को कट करके दो पार्ट्स में करा है हमने, सो इस पूरे का एरिया और इन दोनों का एरिया हमेशा सेम होगा, वो लार्ज हो ही नहीं सकता। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो यहाँ पे देखा जाए तो अपनी सिर्फ जो सी वाली स्टेटमेंट थी वो करेक्ट थी और लास्ट पेज आप देख ही चुके हैं। सो इसके साथ ही थैंक यू बोलने का टाइम आ गया है, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है, अच्छे से देख लिया है, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो कि है फ्रैक्शन, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट सेशन में। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज आप हमें टेलीग्राम पे भी डीएम कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी कमेंट्स ऑफ हो जाते हैं, वीडियोस मेड फॉर किड्स बन जाती है तो कमेंट सेक्शन में ऑप्शन नहीं है, तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।